भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हम डेफिनेशन का जो पार्ट है हम वो कर रहे थे अपनी जो सीरीज है उसमें, उसको ही आगे कंटिन्यू करते हुए हम अब जो है जो बची हुई डेफिनेशन है, जो बची हुई कुछ डेफिनेशन है उनको हम समझेंगे कि भाई वो क्या है। तो हमने जहाँ ख़त्म किया था लास्ट वीडियो में, वो हमने लास्ट जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो थी फैक्ट, कि फैक्ट क्या होता है। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट डेफिनेशन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फैक्ट इन इशू। फैक्ट इन इशू। अब फैक्ट इन इशू क्या होता है अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत फैक्ट इन इशू क्या होता है। फैक्ट इन इशू का क्लियर मतलब है कि दो पर्सन किसी चीज के लिए, एक पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा पर्सन उस चीज के लिए मना कर रहा है, तो वो जो फैक्ट है, जिस फैक्ट के लिए एक पर्सन बोल रहा है और एक पर्सन मना कर रहा है, वो फैक्ट जो है वो फैक्ट इन इशू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी दो पर्सन है, ठीक है जी। अब ए बोलता है कि जो एक्स नाम की प्रॉपर्टी है वो उसकी है, लेकिन बी बोलता है कि ये एक्स नाम की प्रॉपर्टी ए की नहीं है, ये मेरी है, यानी कि बी की है। तो इसमें जो फैक्ट इन इशू बनेगा वो ये है कि वेदर प्रॉपर्टी एक्स, जो प्रॉपर्टी एक्स है वो किसकी है। ये जो है फैक्ट इन इशू बन जाएगा इसमें कि भाई जो प्रॉपर्टी है ये एक्चुअल में है किसकी। तो फैक्ट इन इशू का सिंपल सा मतलब है कि किसी एक फैक्ट के लिए एक पार्टी एक्सेप्ट कर रही है, दूसरी उसको डिनाई कर रही है, तो वो चीज जो है उसकी एक्सेप्टेंस को डिनाई कर रही है, तो उस फैक्ट को फैक्ट इन इशू कहा जाता है। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है जिसे हम देखेंगे वो है मे प्रज्यूम। मे प्रज्यूम में प्रज्यूम इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 4 में डिफाइन किया गया है, लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एच में डिफाइन किया गया है कि भाई मे प्रज्यूम होता क्या है। मे प्रज्यूम का सिंपल सा मतलब है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें अगर किसी चीज के लिए, किसी फैक्ट के लिए बोला गया है कि कोर्ट में प्रज्यूम, कि कोर्ट इस फैक्ट को प्रज्यूम कर सकता है, नहीं कर सकता है, अगर ऐसी कोई चीज बोली गई है तो वो चीज मे प्रज्यूम है। यानी कि मे प्रज्यूम में कोर्ट के पास डिस्क्रिप्शन है कि वो किसी भी चीज को, किसी भी फैक्ट को प्रज्यूम कर सकता है या किसी भी फैक्ट को प्रज्यूम नहीं कर सकता है। इस चीज की डिस्क्रिप्शन किसके पास है? कोर्ट के पास है, मे प्रज्यूम में। और जो मे प्रजम्पशन, मे प्रज्यूम की जो प्रजम्पशन है उसको जो है एविडेंस दे के रिबर्ट किया जा सकता है। जो एविडेंस दे के उस प्रजम्पशन को, मे प्रज्यूम को जो है वो रिबर्ट किया जा सकता है। अब मे प्रज्यूम की जो डेफिनेशन है, उसकी जो वर्डिंग है उसको हम एक बार देखते हैं। वेन एवर इट इज प्रूव्ड बाय द अधिनियम दैट द कोर्ट मे प्रज्यूम अ फैक्ट, it may either regard such fact as proved unless and until it is disproved or may call for proof of it। तो ये जो है मे प्रज्यूम की डेफिनेशन दी गई है कि भाई अगर एक्ट ने बोला है कि कोर्ट में प्रज्यूम या फैक्ट, तो कोर्ट को प्रज्यूम भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन अगर कोर्ट वो प्रज्यूम करता है तो वो चीज प्रूव मानी जाती है। कब तक? जब तक कि उसको डिस्प्रूव नहीं किया जाता, एविडेंस दे के, कोई अदर एविडेंस दे के उसको डिस्प्रूव ना किया जाए। अब जो अगली डेफिनेशन है, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एच के बाद आई, क्लॉज आई बात करता है, वो बात करता है नॉट प्रूव, नॉट प्रूव। अब जो नॉट प्रूव है वो क्या होता है? अब नॉट प्रूव का मतलब है अ फैक्ट इज सेड टू बी नॉट प्रूव्ड व्हेन इट इज नीदर प्रूव नॉट डिस्प्रूव। यानी कि नॉट प्रूव का मतलब है, इसमें दो चीजें बताई गई है, एक कि भाई प्रूव और दूसरा डिसप्रूव। कि भाई नॉट प्रूव उन फैक्टों को कहा जाता है जिसको ना प्रूव किया गया हो और ना ही डिसप्रूव किया गया हो। ऐसे फैक्ट को, ऐसे की एविडेंस को, ऐसे फैक्ट्स को नॉट प्रूव कहा जाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन एविडेंस एक्ट और अकॉर्डिंग टू भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इसके बाद जो है अगली जो डेफिनेशन है वो है प्रूव्ड। प्रूव्ड जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जे,
क्लॉज जे इस बारे में बात करता है कि प्रूव्ड क्या है। अब जो प्रूव्ड की डेफिनेशन दी गई है उसको हम एक बार देखते हैं। अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट ईदर बिलीव इट टू बी एग्जिस्ट और कंसीडर इट्स एग्जिस्टेंस सो probable that the prudent man ought under the circumstances of the particular case that act upon the suspicious that it is exist। ठीक है जी। कोई भी प्रूव्ड किसी भी फैक्ट को तब माना जाता है कि अगर सिंपल शब्दों में समझे कि कोर्ट किसी भी फैक्ट को प्रूव तब मानता है वो यदि एक प्रूडेंट पर्सन यानी कि एक नॉर्मल पर्सन जो है किसी भी फैक्ट को देख के ये माने कि वो चीज हुई है, वो चीज एक्चुअल में हुई है, तो कोर्ट उस सिचुएशन में खुद को वहां रख के एक प्रूडेंट पर्सन की जगह पर रख के उस फैक्ट को एनालाइज करके उसको इंटरप्रेट करके उस चीज को प्रूव्ड मानता है। और इसको जो है डिस्प्रूव के लिए जो है वो ये जो है डिस्प्रूव के लिए इसको जब तक इसको डिस्प्रूव ना किया जाए तब तक कोर्ट प्रज्यूम करेगा कि ये फैक्ट जो है ये प्रूव्ड है। उसके बाद जो अगला है वो है रिलेवेंट फैक्ट। भाई रिलेवेंट फैक्ट कौन से हैं? इसकी जो सिंपल सी डेफिनेशन है या ये जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज के में बताई गई है। रिलेवेंट 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 की भाई रिलेवेंट है क्या? अब रिलेवेंट का मतलब है कि कोई एक फैक्ट जिससे कोई अदर फैक्ट या तो प्रूव हो रहा है, डिसप्रूव हो रहा है, या उस एक फैक्ट का किसी दूसरे फैक्ट से कोई रिलेशन है, तो उस दूसरे फैक्ट के लिए वो फैक्ट क्या हो जाता है? वो हो जाता है रिलेवेंट फैक्ट। क्या हो जाता है? वो हो जाता है रिलेवेंट फैक्ट। अब जो अगली डेफिनेशन है वो है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज एल, जो बात करता है शेल प्रिज्यूम की। जो ये शेल प्रिज्यूम की डेफिनेशन है इसमें कोर्ट को कहीं भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, इसमें कोर्ट को डायरेक्शन है कि कोर्ट ये फैक्ट प्रूव करेगा। यानी कि अगर इंडियन एविडेंस एक्ट या भारतीय साक्ष्य अधिनियम किसी फैक्ट में किसी सेक्शन में शेल लिखता है तो वहां पे ये कोर्ट के लिए डायरेक्शन है कि कोर्ट उस चीज को प्रिज्यूम करेगा। सिंपल सी बात इस चीज की है। शेल प्रिज्यूम का मतलब है कि जहां शेल है वहां कोर्ट की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो डायरेक्शन है कोर्ट के लिए कि भाई आपको यहाँ प्रिज्यूम करना पड़ेगा। जहाँ शेल प्रिज्यूम है वहाँ आपको प्रिजम्पशन लगानी ही लगानी पड़ेगी। आप वहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन नहीं है कि भाई आप प्रिज्यूम करोगे या नहीं करोगे। तो ये जो था ये हमारा डेफिनेशन का पार्ट था भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जिसमें हमने सेक्शन 3 सेक्शन 4 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट के जो है उनको देखा। लेकिन इसमें एक जो डेफिनेशन है जो हमें सेक्शन 4 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में देखने को मिलती है, कॉन्क्लूजिव प्रूफ। कॉन्क्लूजिव प्रूफ ये वो डेफिनेशन है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखने को नहीं मिलती है, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखने को नहीं मिलती है। अब कॉन्क्लूसिव प्रूफ क्या होता है कि भाई जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट किसी फैक्ट को बोलता है कि भाई ये कॉन्क्लूसिव प्रूफ है, यहाँ पे कोई कोर्ट की डिस्क्रिप्शन नहीं है, यहाँ कोर्ट को बताया गया है कि भाई ये कॉन्क्लूसिव प्रूव है, ये जो फैक्ट है ये कॉन्क्लूसिव है किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए, तो वहां जो है कोर्ट उस फैक्ट को उस केस को डिस्प्रूव करने के लिए कोई भी एविडेंस जो है वो नहीं लेगा। यानी कि कोई भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट यदि किसी फैक्ट को बोलता है कि ये कंक्लूसिव प्रूव है, तो उस फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए या रिवर्ट करने के लिए कोर्ट कोई भी एविडेंस नहीं लेगा। ये जो है कंक्लूसिव प्रूव की डेफिनेशन में दिया है इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन एविडेंस एक्ट के रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हम सेक्शन 5 सेक्शन 6 सेक्शन 7 इनको जो देखेंगे, जिसमें हमें रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट की जो है वो देखने को मिलेगा। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के ये है सेक्शन 3 सेक्शन 4 सेक्शन 5। तो ये सारे जो सेक्शन है ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम के
अदर सेक्शन है जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।